नमस्कार साथियों, जैसा कि आप जानते हैं कि दुनिया के प्रख्यात विचारक, मौलिक चिंतक माननीय बजरंग मुनि जी आपके सामने हर रविवार को नए नए विषय में मौलिक सोच रख करके आपके सामने लाइव रहते हैं। आज भी माननीय मुनि जी आपके सामने एक नए विषय के साथ आपके सामने लाइव हैं। वह विषय है चुनाव महत्व व चुनाव सुधार। तो चुनाव का महत्व और उसमें सुधार के विषय में अपनी स्वयं की चिंतन जो मुनि जी की है, उस विषय के लेकर के ज्ञान यज्ञ परिवार और बजरंग मुनि सामाजिक शोध संस्थान के माध्यम से आपके सामने अपनी बात रखेंगे। आपके विचार में जो कोई भी प्रश्न आए, आप स्वतंत्र रूप से मुनि जी से उसमें प्रश्न कर सकते हैं, पूछ सकते हैं कि आपके चिंतन के माध्यम से इसमें क्या है, क्यों है, कैसे है और क्या समाधान हो सकता है। तो माननीय मुनि जी से मैं निवेदन करूंगा कि समाज के बीच में आपका जो मौलिक चिंतन है उसको आज पुनः अपना लाइव प्रसारण के माध्यम से, फेसबुक के माध्यम से समाज के बीच रखने का प्रयास करें। माननीय श्री बजरंग मुनि जी। मित्रों, हम जीवन में निरंतर किसी न किसी प्रकार का चुनाव करते रहते हैं। पति पत्नी के बीच में चुनाव होता है, हम कर्मचारी चुनते हैं, डॉक्टर चुनते हैं, रोज कुछ न कुछ चुनते रहते हैं। हम यहाँ जो चर्चा करने जा रहे हैं वह लोकतांत्रिक तरीके से चुनाव की प्रणाली क्या होनी चाहिए और क्यों होनी चाहिए, इस विषय पर हम सोच रहे हैं। लोकतंत्र दो प्रकार का है। एक मौलिक लोकतंत्र जो पश्चिम के देशों में है, और एक आयातित लोकतंत्र जो भारत सहित दक्षिण एशिया के अधिकांश देशों में है। ये लोकतंत्र जीवन पद्धति में नहीं आया, शासन पद्धति तक आया। चुनाव का जो प्रश्न है, तो चुनने वाला कौन है? तो चुनने वाले अभी वर्तमान में हम हैं। हम मतलब हमारी भूमिका दो है। हम एक व्यक्ति के रूप में भी हैं और हम एक समाज के रूप में भी हैं। तो इस तरह हमारी दो तरह की भूमिकाएं हो जाती हैं, और हम समाज के रूप में चुनते हैं, व्यक्ति के रूप में नहीं चुनते हैं। लेकिन एक स्थिति इस प्रकार की बड़ी विकट है जो समझ में नहीं आ रही है कि चुनाव प्रणाली कौन तय करे। यदि हम अपना कोई मालिक चुनते हैं तो मालिक चुनाव प्रणाली तय करता है, हम नहीं तय कर सकते हैं, क्योंकि हम अपने मालिक का चुनाव कर रहे हैं। तो हम कैसे तय करेंगे कि चुनाव प्रणाली क्या हो? लेकिन अगर हम अपना कोई मैनेजर चुन रहे हैं, प्रबंधक चुन रहे हैं, तो चुनाव प्रणाली हम तय करते हैं। जो चुना जाने वाला है वो चुनाव प्रणाली तय नहीं करता कि किस प्रणाली से चुना जाना चाहिए। वर्तमान जो भारत का लोकतंत्र है उसको हम आयातित कर सकते हैं, विकृत कर सकते हैं, जो भी कर सकते हैं। यह आज तक तय नहीं हो सका कि चुना जाने वाला जो व्यक्ति है वो हमारा मालिक है कि मैनेजर। क्योंकि जब वही व्यक्ति या व्यक्ति समूह, चुने जाने वाले लोग जब संविधान में संशोधन करते हैं तो वो हमसे ऊपर हैं, समाज से ऊपर, क्योंकि वो समाज के लिए नियम कानून बनाते हैं, तो वो मालिक हो गए। और जब वो संविधान के अंतर्गत कार्य करने लगते हैं तब वो मैनेजर हो गए। ये बड़ी विचित्र बात है कि वही व्यक्ति जो चुना गया वो कभी मालिक की भूमिका में आ गया, कभी मैनेजर की भूमिका में आ गया, क्योंकि चुनाव प्रणाली वो तय कर रहा है, वो मालिक है।
चुनाव प्रणाली मालिक तय करता है। अब हम वर्तमान स्थिति पर धरातल पर आकर ये सैद्धांतिक स्थिति तो प्रश्न खड़ा हो गया और आपके सामने बड़ी जटिल बात आ गई होगी कि हम मालिक चुन रहे हैं कि मैनेजर चुन रहे हैं। लेकिन अब हम सीधा सीधा प्रैक्टिकली बात करें कि चुनाव प्रणाली जो वर्तमान में है, इस चुनाव प्रणाली में क्या क्या संशोधन होना चाहिए। जो आदर्श स्थिति है वो जब आएगी तब हम लोग चर्चा कर लेंगे अलग से। इस स्थिति में चुनाव प्रणाली जो वर्तमान में भारत में चल रही है, इसमें भरपूर धन का भी उपयोग हो रहा है, छल कपट का भी हो रहा है, शक्ति प्रयोग भी हो रहा है और निरंतर। वैसे देखिए, शक्ति प्रयोग जो है, हिंसा, ये कुछ वर्तमान समय में घटी है और धन शक्ति का प्रयोग बहुत ज्यादा बढ़ा है। ये दोनों बातें बिल्कुल साफ है। तो विचारणीय प्रश्न ये है कि धन बल का प्रयोग, पैसा, शराब, लोभ, लालच, यह चुनाव में अनैतिक है या अपराध है। हिंसा तो सीधे सीधे अपराध है, इसमें तो किसी पर बल प्रयोग तो सीधा सीधा अपराध है। लेकिन धन का प्रयोग अपराध माना जाए चुनाव में या अनैतिक माना जाए, तो हम लंबे समय से देख रहे हैं कि धन का भी प्रयोग हो रहा है, अनैतिकता का भी प्रयोग बढ़ रहा है, शराब का भी प्रयोग बढ़ रहा है और हम इनको रोकने का प्रयास कर रहे हैं। न रुक रहा है, न रुक सकता है, बल्कि लगातार बढ़ते जा रहा है। चुने जाने वाले जो लोग हैं, उनमें भी अपराधी लोगों की संख्या संसद में बढ़ती जा रही है। यद्यपि चुनाव प्रक्रिया में अपराध कम हो रहा है, लेकिन चुने जाने वाले लोगों में अपराधी बढ़ रहे हैं। तो इन दो बातों पर बहुत गंभीरता से समझने की जरूरत है। मैं इस पर बहुत समझा। पहली बात तो यह है कि जो व्यक्ति चुना जा रहा है, जिसको हम चुन रहे हैं, वह व्यक्ति अपराधी है या नहीं, ये कानून तय करेगा, न्यायालय तय करेगा अथवा चुनने वाला तय करेगा। कल्पना करिए कि हम किसी गंभीर बीमारी के लिए एक डॉक्टर चुनने जा रहे हैं कि भाई यहाँ के डॉक्टरों में कौन अच्छा है, और जो डॉक्टर बहुत अच्छा है, जो हमारी बीमारी दूर कर सकता है, वह किसी मर्डर केस का अपराधी भी है। हम जानते हैं कि उसने बलात्कार भी किया है, और वही डॉक्टर हमारी बीमारी भी दूर कर सकता है। तो हम उससे इलाज करावें कि नहीं करावें? हम अर्थात जो लोग चुन रहे हैं, मालिक हैं, हम लोग चुनने वाले मालिक हुए एक तरह से। हम चुन रहे हैं जिसको, वो व्यक्ति संसद में जाने की योग्यता रखता है, बहुत अच्छा विचारक है, लेकिन वो बलात्कार भी करता है, किया है, तो हम उसको चुन सकते हैं कि नहीं? मेरे विचार से दोनों अलग अलग है। बलात्कार के लिए वो दंडित होगा, जेल जाएगा, फांसी पर चढ़ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन कानून बनाने के विषय में यदि उसको अच्छी जानकारी है तो क्यों प्रतिबंधित किया जाए? क्योंकि कोई कानून मतदाताओं से ऊपर नहीं हो सकता है। समाज से समाज के लिए कोई कानून नहीं बनता है, कानून हमेशा व्यक्तियों के लिए बनता है। ये गलतफहमी है हमारे बीच में कि कानून समाज के लिए बनता है, समाज सबसे ऊपर होता है, समाज कानून बनाता है। समाज के लिए कोई कानून नहीं, कोई दूसरा नहीं बना सकता है। ये एक पहली बात तो ये है कि संसद में अपराधी न जाए, ये बड़ी अच्छी बात है, अपराधियों को नहीं जाना चाहिए। लेकिन कौन अपराधी है इसका निर्णय मतदाता करेगा, हम करेंगे, कानून नहीं कर सकता है, चुने हुए लोग नहीं कर सकते हैं।
और दूसरी बात, एक आदमी चुनाव में धन खर्च करता है, पैसा देता है, शराब देता है, और जो भी करता है सब करता है। एक आदमी देता है, एक आदमी लेता है। इसमें क्या गड़बड़ हो गया? हमको तो कुछ गड़बड़ नहीं लगा। एक बात सोचिए कि यदि कोई दुकानदार, हम जानते हैं कि जो आया है ये दुकानदार है और हमसे जो चीज मांग कर ले जाएगा उसको बेचेगा, तो हम उसको मुफ्त में क्यों दें? मुफ्त में अगर हम देते हैं तो हम मूर्ख हैं। तो जो लोग हमसे वोट मांगने आ रहे हैं वो आगे जा करके वोट की दुकानदारी करते ही हैं। मैं तो कोई ऐसा व्यक्ति देख नहीं रहा हूं जो चुने जाने के बाद वोट की दुकानदारी न करे, और जो चुना जाता है वो गुलाम होता है ऊपर वाले से, स्वतंत्र तो होता नहीं है। और जो सबसे ऊपर में है वो दुकानदारी करता है, समझौते करता है लोगों से। तो जब हम जानते हैं कि चुना गया व्यक्ति अब जो वोट ले रहा है वो दुकानदार है, तो जो मिले तुरंत ले लीजिए, इसमें क्या गड़बड़ है? तो इस लेन देन को कोई अपराध नहीं माना जाना चाहिए। जब ये हो जाएगा कि भाई जो आदमी चुनकर जा रहा है वो एकदम ईमानदार है, भविष्य में भी ईमानदार रहेगा, स्वतंत्र रहेगा, जनप्रतिनिधि है, किसी का गुलाम नहीं है, तो हम मुफ्त में वोट दे देंगे। वर्तमान स्थिति में पैसा लेकर वोट देना किसी भी प्रकार का ये अपराध नहीं होना चाहिए। छूट होनी चाहिए कि भाई आप अपना करिए, जो लेन देन करिए, इसमें क्या गड़बड़ है? अब बताइए, एक तरफ तो करोड़ों करोड़ों खर्चा हो रहा है और दूसरी तरफ आप कानून बना रहे हैं नहीं, इस प्रकार का खर्च नहीं होना चाहिए। चुनाव में जालसाजी नहीं रोक पा रहे हैं, गुंडागर्दी नहीं रोक पा रहे हैं, पैसा रोकेंगे, हलचल सब बंद। एकदम बेमतलब की बात है। ना तो चुनाव में चुने जाने वाला जो व्यक्ति है वो अपराधी है कि नहीं, इसके लिए कोई कानून बनाने की जरूरत नहीं है। अपराधी हम किसी पागल को चुनना चाहते हैं, कोई पागल है, एक तो डॉक्टर ने लिख दिया कि यह आदमी पागल है और पूरी जनता समझ रही है कि ये पागल नहीं है, तो जनता को अधिकार होना चाहिए कि हाँ हम इसको यहाँ पर बिठा रहे हैं, पागल नहीं है। तुम्हारे कारण से पागल कैसे हो जाएगा? कोई कोर्ट ने कहा दिया किसी को नहीं, वो हमारा प्रतिनिधि रहेगा, वहां जाएगा। ये होना चाहिए। मेरे विचार से ये अपराधी संसद में ना जाए, इसके लिए कानून बनाने की जरूरत नहीं है। धन का लेन देन ना हो, इसके लिए कानून बनाने की जरूरत नहीं है। चुनाव प्रणाली में किसी प्रकार का बल प्रयोग ना हो, हिंसा ना हो, धोखाधड़ी और जालसाजी ना हो, इसके लिए कानून बनाने की जरूरत है, कठोरता से लागू करने की जरूरत है। ये दो मुद्दों पर मैंने आज आपके सामने चर्चा की है। आप इस पर और जो प्रश्न करना चाहेंगे आप अपने प्रश्न करिएगा, तो और बातें हम लोग स्पष्ट करेंगे। मुनि जी, मेरा एक आपसे प्रश्न है। आपने इसमें लिखे हैं कि व्यवस्था के लिए मालिक व मैनेजर का चुनाव करना आवश्यक है क्या? हाँ, आखिर जो आप व्यवस्था बना रहे हैं तो आप व्यवस्था बनाने वाले को मालिक चुन रहे हैं कि मैनेजर? जैसे आपको यह स्पष्ट कर दें कि चुनाव प्रणाली जो बनाता है, चाहे आप उसको मैनेजर कहें, मालिक कहें, जो भी कहें, वर्तमान में चुनाव प्रणाली जो बनाता है वही आदमी उस प्रणाली के मुताबिक चुनकर नहीं जा सकता है। चुनाव प्रणाली बनाने वाला अलग होना चाहिए, व्यवस्था बनाने वाला अलग होगा और व्यवस्था से जाने वाला अलग होगा। अब व्यवस्था बनाने वाले ने ऐसी व्यवस्था बना दी कि वही उस जगह चला जाए, तो व्यवस्था भी वही बनाएगा और व्यवस्था का वही जाएगा भी वहां पर, तो इसका मतलब तो तानाशाही हो गई। फिर तो ये अलग अलग होना चाहिए। तो अब व्यवस्था जो है, व्यवस्था को बनाने वाला और उस व्यवस्था से लाभान्वित होने वाला एक व्यक्ति नहीं हो सकता है।
वर्तमान में हो रहा है। जिस संसद को हम चुन रहे हैं जी वो संसद व्यवस्था बना रही है, चुनाव प्रणाली बना रही है वही संसद, और चुने कौन जा रहे हैं? वही संसद। जी तो वही आदमी कानून बना रहा है, वही आदमी चुनाव सुधार लागू कर रहा है, और वही आदमी चुना जा रहा है। तो फिर तो वो एक प्रकार का मालिक हो गया, सारी शक्ति केंद्रित हो गई। ये बिल्कुल गड़बड़ है, ये अलग अलग होना चाहिए। व्यवस्था बनाने वाला ही उस व्यवस्था से लाभान्वित नहीं होना चाहिए। और प्रश्न ये है कि आप मतपत्र और ईवीएम की तुलना में आप ईवीएम को बहुत अच्छा मानते हैं, ऐसा क्यों? बिल्कुल, मतपत्र और ईवीएम आज तक मतपत्रों से जो चुनाव होते थे, छीना झपटी होती थी, लूट खसोट होती थी, बूथ कब्जा होता था, ईवीएम के बाद बहुत कम हो गया। इसमें गड़बड़ियां बहुत कम हो गई हैं। और इसलिए फिर दूसरी बात यह है कि व्यक्ति की तुलना में मशीन ज्यादा विश्वसनीय होती है, क्योंकि व्यक्ति जो होता है वो स्वतंत्र है निर्णय लेने के लिए। मशीन तो स्वतंत्र नहीं है निर्णय लेने के लिए। तो इसलिए मशीन जो होती है वो विश्वसनीय अधिक होती है, वो किसी सिस्टम पर काम करती है, और व्यक्ति तो सिस्टम को तोड़ भी सकता है। तो इसलिए ईवीएम ज्यादा उपयोगी है। एक छोटा सा प्रश्न है, आप कह रहे हैं कि मशीन अधिक विश्वसनीय है और व्यक्ति विश्वसनीय नहीं, तो मशीन को भी तो संचालित व्यक्ति के द्वारा ही क्या होती है ना? हाँ, तो व्यक्ति, तो फिर जब व्यक्ति मशीन को संचालित करेगा तब फिर व्यक्ति अविश्वसनीय होगा, विश्वसनीय और अविश्वसनीय। लेकिन जो ईवीएम है, ईवीएम को व्यक्ति संचालित नहीं कर रहा है, ईवीएम को आप मतदाता संचालित कर रहा है। ईवीएम को जो ईवीएम वहां पर चलाने वाला है वह तो संचालित नहीं कर रहा है उसको किसी भी प्रकार से। मशीन को जब व्यक्ति संचालित करेगा तो व्यक्ति मतदाता है। लेकिन वो जो चुनाव था मतपत्र वाला, उसमें व्यक्ति संचालित कर रहे थे, कब्जा करके इकट्ठा ले जाके डाल दिए, ये होता था उस समय। एक मेरा सवाल है, आपने लिखा लोकतंत्र के तीनों इकाइयों में से कोई एक इकाई अधिक शक्तिशाली हो जाती है तब व्यवस्था कमजोर पड़ जाती है, तो वर्तमान समय में कौन अधिक शक्तिशाली? वर्तमान समय में तंत्र बहुत अधिक शक्तिशाली हो गया है लोक की तुलना में, क्योंकि तंत्र ही जो है वो तंत्र ही संविधान बना रहा है, संविधान संशोधन कर रहा है और संविधान को फॉलो कर रहा है। तो वही आदमी कानून बना रहा है, वही उस कानून का लाभ ले रहा है। जो व्यक्ति संविधान के से ऊपर है या जो वर्ग संविधान से ऊपर है वह व्यक्ति फिर वहां नहीं जा सकता है। तो ये क्या हो गया कि संविधान को बनाने का काम भी उन्हीं के पास और संविधान के मुताबिक काम करने का भी उन्हीं के पास। कार्यपालिका और विधायिका, इनको बिल्कुल अलग अलग होना चाहिए। विधायिका अगर संविधान में संशोधन करती है, कार्यपालिका अलग होनी चाहिए एकदम। इन्हीं में से बाल मेल करके इन लोगों ने धोखा दिया कि कार्यपालिका और विधायिका को एक कर दिया करीब करीब। एक प्रश्न है, लोकतंत्र में आपने बताया 3 भाग होते हैं, विधायिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका। आपने बताया कि विधायिका का सीधा चुनाव होता है प्रत्यक्ष और न्यायपालिका का अप्रत्यक्ष होता है। तो सबसे ज़्यादा गड़बड़ कौन करता है? प्रत्यक्ष चुनाव वाला गड़बड़ कर रहा है या अप्रत्यक्ष? और एक साथ चुनाव नहीं हो सकता क्या इन लोगों का? नहीं, ये सबसे ज्यादा गड़बड़ तो कर रहे हैं विधायिका के लोग। अच्छा, क्योंकि चुनाव प्रणाली विधायिका के लोग बना रहे हैं। ये विधायिका के लोग सीधे चुने जा रहे हैं, वो किसी सिस्टम से चुने जा रहे हैं। न्यायपालिका और कार्यपालिका के लोग किसी सिस्टम से चुने जा रहे हैं, लेकिन चुने जाने का उन दोनों का सिस्टम विधायिका बना रही है। तो विधायिका गड़बड़ कर रही है इसमें सबसे ज्यादा। कार्यपालिका और न्यायपालिका के लोग चुनाव प्रणाली नहीं बना रहे हैं। और कोई बात हो तो बताइएगा। मतलब इसका मेरा एक प्रश्न उठ रहा है कि आप इस पक्षधर में हैं कि विधायिका का जैसे चुनाव आम जनता करती है
उस तरह न्यायपालिका और कार्यपालिका का सीधे जनता के द्वारा चयन हो क्या? नहीं जी, मैं इसका पक्षधर नहीं हूं। मैं इस बात का पक्षधर हूं कि विधायिका का जो चुनाव किया जा रहा है वह चुनाव प्रणाली वही चुनी जाने वाली विधायिका नहीं बना सकती है अपनी चुनाव प्रणाली। चुनाव प्रणाली तय करने के लिए कोई अलग इकाई होनी चाहिए विधायिका की तुलना में, क्योंकि जो चुना जा रहा है जो वही कैसे अपनी चुनाव प्रणाली बना लेगा। ये मोटी मोटी बात ये है जो वर्तमान समय में विधायिका बना रही है। आप सोचिए जरा, एक गंभीर बात मैं आपको बता रहा हूं कि भारत में जो भी चुनाव हो रहे हैं, जो भी चुना जा रहा है, किसी भी सिस्टम से चुना जा रहा है, प्रधानमंत्री से लेकर के सांसद तक, विधायक तक, जो भी पंच तक, जितने लोग चुने जा रहे हैं वे अपने चुनाव खर्चे का हिसाब सही कभी नहीं देते हैं। जब सारे लोग गड़बड़ माने हिसाब प्रस्तुत करते हैं तो ये हिसाब प्रस्तुत कराने की जरूरत क्या है? जिसको जितना चुनाव खर्चा। एक बात और बताइए कि जब राजनीति व्यापार बन गई है और व्यापारी जितना कमा रहा है उसको समाज में आने दीजिए ना। चुनाव के माध्यम से अगर सारा पैसा जनता के बीच आ जाता है, आ जाने दीजिए, आपको क्या दिक्कत है उससे? तो नहीं, जनता के बीच नहीं आना चाहिए, रोको। ये सारा कुछ घपला है, बांटने दीजिए जितना पैसा बांटते हैं। अगर काला धन नहीं बनेगा तो चुनाव में खर्चा ही नहीं होगा। तो काला धन बनने दे रहे हैं और चुनाव में खर्चे को रोक रहे हैं। और हम कहते हैं कि काला धन मत बनने दीजिए, चुनाव में खर्चा होने दीजिए। कहां से खर्चा करेगा बिना काला धन के? ये मेरा ये मानना है। मत ज्यादा कानून बनाइए कि ये खर्चा वो खर्चा, शराब नहीं बटेगी, और जो होता है होने दीजिए।